बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच का सफ़र, मैं हूं सज्जाद तरीन। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शैला रज़ा साहबा। बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा, आपने टाइम निकाला। ये बताएं कि आज तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फाइज ईसा वाला जो रेफरेंस है उसको कलअदम करार दे दी है। अब देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और इस पे सारे लोगों की बड़ी नजरें भी थी और अब इस पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो माहिर क़वानीन हैं वो इसको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि जब बात कोर्ट में आ जाए तो उसके बाद तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी क्या राय है। लेकिन उस पर कुछ ऑब्जर्वेशंस में कुछ वर्ड्स सेंटेंसेस भी आ रहे थे कि कैसे एक जस्टिस जो है अपने फैमिली की प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ हो सकता है वगैरह वगैरह। तो मैं तो समझती हूँ कि इस पे मुझे बात करने से पहले मुझे लोगों को सुनना चाहिए। अच्छा मैडम, ये बताएं कि ये जो आपका इत्तेहाद बना है इसके बारे में हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि ये सारा चोरों और ठगों का जो है एक टोला है और ये NRO मांगने के लिए जमा हो गए हैं। अब बात यह है कि अगर वज़ीर आज़म साहब का ये बयान ना आता कि अदलिया स्पीडी ट्रायल करे तो हमें समझ आता। अब हमारे ट्रायल्स हो नहीं रहे, हमारे ऊपर चार्ज फ्रेम हो नहीं रहा, हमारे ऊपर जो है रेफरेंस दाखिल हो नहीं रहे। 6 महीने जेल में रख के देख लिया, साल भर से ज़्यादा खुर्शीद शाह कैद है। नैब के कानून के मुताबिक जो पहला था उसमें 90 दिन कैद रख सकते थे, 365 दिन है। नए कानून के मुताबिक 180 दिन रख सकते हैं। किस कानून के तहत हैं पता नहीं, साबित कुछ भी नहीं हुआ, तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं? फिर तो हमें भी पार्टी फंडिंग केस के हिसाब से कहना चाहिए कि चोर वजीर आजम। अच्छा, तो बात वही है कि हम NRO किससे मांगेंगे? एक ऐसे वजीर आजम से जिसके अपने इतने सारे केसेस चल रहे हैं, जिसके साथ आटा चोर, चीनी चोर बैठे हुए हैं, जिसके साथ दवाओं के चोर बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी बहन को NRO दिया, उनसे हम कैसे NRO मांग सकते हैं? अच्छा, ये जब से अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बना है उसके बाद हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि अपोजिशन वाले आग से खेल रहे हैं और ये जानते नहीं हैं कि सूरत हाल कितनी ख़राब हो सकती है। ये क्या वजह है, ऐसी क्यों धमकियाँ दे रहे हैं आपको? इसलिए कि अभी तक वो अपनी आवाम को कुछ नहीं दे सके, सिर्फ अपोजिशन को धमकी दी है, अपोजिशन से इल्तहाम लिया है और अपोजिशन के लिए अपनी गंदी ज़बान इस्तेमाल की है। जिस दिन आवाम को कुछ देने लगेंगे उस दिन उन्हें अपोजिशन याद भी नहीं आएगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुतालबा नहीं किया बिलावल भुट्टो ने, बल्कि उन्होंने आर्मी चीफ से मुतालबा किया है जो कराची में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वाक़या हुआ है। इसकी क्या वजह है? इसलिए कि वज़ीर आज़म को तौफीक नहीं हुई कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और कि अपोनेंट की बेटी सही लेकिन एक खातून है, वो इस तरह से उसके कमरे में जाकर उसका कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया और गिरफ्तार किया गया और FIR में उनके सूबाई MPAs और वफाकी वज़रा जो हैं उनका दबाव था। मुख्तलिफ वीडियो वायरल हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे और जिस तरह से फिर ये अरेस्ट हुई तो उसमें वज़ीर आज़म को खुद बोलना चाहिए था कि एक सूबे की पुलिस फोर्स पूरी, पुलिस सर्विस पूरी जो है वो छुट्टियों पे जा रही है, बात नहीं कर रही। इतना बड़ा वाक़या हो गया, मैं इंटरवीन करूँ, चाहे हमारे यहाँ रेकट बारिशें हो जाएँ, कराची में दही सिंध में सैलाब आ जाए, वजीर आजम का सिर्फ एक काम है, कभी FBR के जरिए अरबों रुपए काट लेना, कभी NFC के 229 रुपए न देना और अब की क्वार्टर के 65 अरब रुपए न देना और उसके बाद जज़ायर को कब्जा करने की तैयारियां करना, गैर आइनी शिकों पर मुश्तमिल आइन ऑर्डिनेंस निकालना, उसको छुपा के रखना। इसके अलावा क्या किया इन्होंने हमारे साथ? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कई मरतबा ये कह चुके हैं और उनके वज़रा भी ये कहते हैं कि सिंध में करप्शन बहुत ज़्यादा है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकती, वहाँ कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है, करप्शन की वजह से, लूट मार की वजह से हर तरफ काम हो ही नहीं रहा। बाकी सूबों में तो इनकी हुकूमत है, वहाँ पे कितना इन्होंने डिलीवर किया और पाकिस्तान को पहली दफ़ा जो है उसकी मईशत नेगेटिव हो गई। आम आदमी के दस्तरस में आटा, चावल, चीनी, दवाएं कुछ भी नहीं रहा
और जहाँ तक कुत्ते के कांटे की वैक्सीन है, तो उनकी नॉलेज में मैं ये बता देना चाहती हूँ कि सिंध वाहिद सूबा है जो कुत्ते के कांटे की वैक्सीन बनाता है और बना रहा है। दरमियान में नहीं बनाई थी, भारत से इंपोर्ट होती है और वो वफाकी हुकूमत का काम होता है कि भारत से ले और फिर अपने सूबों को दे। और हमने एंटीवेनम भी बनाई थी जो कि सांप के काटने की वैक्सीन है, और हमारी ही वैक्सीन अब दूसरे सूबों में जा रही है। तो बस हुकूमत जो है उसका और कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि 50-55 जो है वो तर्जुमान रखें और एक ही सूबे में उनकी पार्टी की गवर्नमेंट नहीं है उसके खिलाफ बोलते रहें। शैला रज़ा साहब, ये बताइएगा कि जो आज मियां नवाज शरीफ के साथ हो रहा है, ये माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान के साथ इससे ज़्यादा खौफनाक होता रहा है। ये इसकी क्या वजह है कि ये सियासतदानों के को ये सूरत हाल देखनी पड़ जाती है? जब भी नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी वो हमेशा पॉलिटिकल लोगों के साथ इस तरह करेगी, अपने ओपोनेंट के साथ इस तरह करेगी। जो नॉन पॉलिटिकल रहा जब उसने यही किया। मियां नवाज शरीफ माजी में जो कुछ पीपल्स पार्टी के बारे में कहते रहे, फिर मोहतरमा ने उनके साथ मिसाक जमहूरियत किया, अब भी आप उनके साथ इत्तेहाद में हैं, लेकिन चौधरी एतजाज़ हसन जी कहते हैं कि वो किसी भी वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी को फिर धोखा दे जाएंगे। देखिए, माजी तो इसी तरह रहा है, लेकिन पीपल्स पार्टी का अपनी एक नज़रिया है और उस नज़रिए के तहत पीपल्स पार्टी चाहे एमआरडी बनाई हो, चाहे एसडीए हो, या जो भी जितने भी अलायंस हो, जितने मुख्तलिफ नाम से, उसने हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बनाए। किसी डिक्टेटर के या आमिराना सोच रखने वाले के साथ हमने काम नहीं किया। शैला रज़ा साहब, इस वक्त हम पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएंगे। शैला रज़ा साहब, इस वक्त मुल्क में जो गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई है, इसका मुतबादल क्या है पीपल्स पार्टी के पास? क्या मुतबादल प्लान दिया जाए ताकि ये अवाम की जो गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी जो है वो ख़त्म हो? कोई मुतबादल प्लान है आपके पास? देखिए, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है परवेज़ मुशर्रफ के बाद हुकूमत में आई थी तो 344 के आवान में 126 थे और कोलिशन सपोर्ट फंड के नाम पे जो पैसा मिला था वो भी नहीं था। खुद इसाक डार जो है हमारे वजीर खजाना रहे थे, उन्होंने कहा था खजाना खाली है। हमने 7 माह की मुद्दत के लिए सबसे कम कर्जा लिया था। हमारे बाद हमेशा कर्जा ज़्यादा लिया था। हमने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको ज़रई पॉलिसी बनाया, एग्री बेस बनाया, और वो आटा जो मिल नहीं रहा था मुशर्रफ के ज़माने में, उनके जाने की वजह ठहरा हमने अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस दी, यहाँ तक के 1200 तक ले गए। और उसके बाद हमने ज़रई एक्सपोर्ट को बढ़ाया 70 बिलियन रुपीस की लागत से सबसे बड़ा फलाही प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम बदल के अब एहसास रख दिया गया है। इसके अलावा कैरी लुगर बिल के उसमें हमें जो है काफ़ी सपोर्ट मिली। फिर हमने अच्छे फैसले लिए, पाकिस्तान की खुददारी को भी मद्देनजर रखा। सलाला पे जब हमला हुआ तो हमने, सबको याद है कि किस तरह नेटो की सप्लाई रोकी, हमने शमसी बेस खाली कराया, हमने सिंगापुर से गवादर लेकर चाइना को दिया जो सी पैक का बाइस बना। और सी पैक जिस वक्त पाकिस्तान की लाइफलाइन है, चाइना की वेबसाइट पे देखें उस पर आसिफ अली जरदारी साहब साइन कर रहे हैं। तो ये एक पूरा प्लान होता है। फिर जब हम आए तो पाकिस्तान पे जो है वो लेबल लगा हुआ था दहशतगर्द मुल्क का, हमने फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान किए। इस तरह हमने एक पूरा सिलसिला शुरू किया। तो ये एक तरीका होता है, जब आपने मुल्क को सरमायादारी की तरफ धकेला, सरमायादाराना निज़ाम की तरफ, तो उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो आपका मुल्क एक एग्रीकल्चरल मुल्क है, इसकी जो है एग्रो बेस्ड पॉलिसीज होनी चाहिए। इस वक्त हमारे यहाँ PTIMF को मतलब PTIMF बजट है, IMF को बिठा के PTI ने बजट बनाया, अवाम के पास कुछ नहीं है। फेटअप के लोगों को कह के उनकी आड़ में जो कवानीन साजी की, आज आपका फेटअप से निकल नहीं रहे। आप कह रहे थे कि हमने गिरे लिस्ट से नहीं निकल रहा है, आप कह रहे थे कि हमने सारी कर ली, उन्होंने कहा 27 की। आपने सिर्फ एक इंतकाम लेना था, आपने नैब का भी बाप हमारे सर पे मुसल्लत कर दिया। मैडम, मुझे यहाँ ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ लेते हैं ब्रेक के वापस आएंगे तो मोहतरमा शैला रज़ा से मज़ीद गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहतरमा शैला रज़ा से। शैला रज़ा साहब, ये यहाँ इस्लामाबाद में जो वफाकी वुज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सिंध में कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस के अफसरान ने छुट्टी की दरख्वास्तें दी हैं, इसके पीछे बिलावल हाउस है और बिलावल हाउस के कहने पर ये सारा कुछ हो रहा है। इसकी ज़रा वजाहत करेंगी? देखिए, वफाकी वुज़रा और उनके तर्जुमान, क्योंकि हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर सकी, अगर ये वुज़रा और 50-55 के तर्जुमान ये कोई हुकूमत की बात करते, अवाम को कोई रिलीफ पहुंचाते, तो हमें इनको इतना फोकस ना करना पड़ता कि वो हमें फोकस करें। अब आईजी है, उसका पूरा करियर है, डीआईजीज हैं, उनकी पूरी एक करियर है। वो पब्लिक सर्विस कमीशन पास कर करके यहाँ पहुँचे हैं। वो कोई बेवकूफ़ हैं कि बिलावल हाउस के कहने पर इस तरह की अपने एक एप्लीकेशन डालेंगे छुट्टी की, जिसमें वो कहेंगे कि उनको रिडिक्यूल किया गया है, उनके साथ जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने फरियाद बुलंद की है। और हमने इसीलिए कि हम समझते हैं कि हुकूमत मुंतक़िमाना मिजाज रखती है, हमने आईजी की सारी बात पे और तमाम पुलिस ऑफिसर्स की बात पे हमने आर्मी चीफ से बात की, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है और ये हमारे सूबे में हुआ तो बहुत ही गलत बात है। मैडम, ये बताइएगा कि आखिर इसके पीछे मुहरकात क्या थे? कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के पीछे क्या मुहरकात थे? आप क्या समझती हैं, असल मामला क्या है? ये देखिए, ये एक प्लान था। गुजरावाला में इन्होंने 31 जगह कंटेनर्स लगाए, लोकल लीडरशिप के रास्ते घरों को सील किया, बैठकों पे छापे मारे, डेरों पे छापे मारे कि किसी तरह जलसा ना हो, और 2-2 घंटे थका के लोग जलसा गाह में पहुंचे, लेकिन जलसा हुआ और बड़ा शानदार हुआ। कराची के जलसे से पहले ही इन्होंने एक लेटर निकाला और कहा मज़ार क़ायद को ये ना हो, मज़ार क़ायद को ये ना हो, वो ना हो। तो नियत इनकी पहले ही थी कुछ करने की। और अगर कैप्टन सफदर नारे भी ना लगाते तो इनका वो शख्स जो उसकी लोकेशन ये बता रही है कि उस वक्त वो वहाँ नहीं था, इन्होंने ज़बरदस्ती उससे FIR कटवाई। तो ये घबरा गए हैं। हमारा जो मकसद था जलसों का वो पूरा हो रहा है, राय आमा हमवार हो रही है। हमसे पहले लेडी हेल्थ वर्कर्स दिख रही हुई थी जिनको इन्होंने टांगे लाते मारी हैं, लातों से मारा है, लेकिन उसके बावजूद उनसे मुज़ाकरात करने पड़े। हमसे पहले पेंशनर्स निकले हुए हैं, हमसे पहले किसान जो है वो नाला है। रेडियो पाकिस्तान के एडहॉक के मुलाजमीन जो 17 साल से थे, 450 के करीब, 750 के करीब, उनको एक जुम्बिश कलम से निकाल दिया। ये कोई दर्द ही नहीं है दुनिया का, और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये घबरा गए हैं। अब बलूचिस्तान के जलसे से पहले अभी तो वहाँ पे बकौल इनके कि वहाँ पे थ्रेट है, लेकिन 8 दिन पहले ही फवाद चौधरी ने इस किस्म की बातें करनी शुरू कर दी थी। तो अगर आप अपनी ऑपोजिशन को जो जलसे करने का उनका राइट है और सिक्योरिटी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, वो नहीं फराम कर सकते और आप एक्टिविटी से रोक रहे हैं। हेल्दी एक्टिविटी है ना ये, पॉलिटिकल एक्टिविटी जो होती है, चाहे हुकूमत के खिलाफ हो या हुकूमत के फेवर में, ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। आप इसे रोक रहे हैं तो आप सेटअप से कैसे निकलेंगे? लेकिन मोहतरमा, ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये तो कहते हैं कि इस वक्त जो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, बिजली की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, ये तो सारे वो कहते हैं पिछले जो चोर हुक्मरान थे उनकी पॉलिसियों का नतीजा है। तो आप ना लेते, अगर आपको मालूम था ना, आपने यही सब कुछ देख के अपना मैनिफेस्टो बनाया था। एक एक इनका शख्स हमारे साथ बैठ के ये सारी बातों को हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से करता था। इतनी महंगाई है, इतना कर्जा है, इतना ये है, इतना वो है। तो जब आप मैनिफेस्टो बना रहे थे तो आप इससे अवाम को रिलीफ की नवीद दे रहे थे, तब्दीली की नवीद दे रहे थे। अगर आपने ये मलबा हम पे ही डालना था तो फिर आपका आने का क्या फायदा हुआ? अगर आपके पास इसका कोई हल नहीं था तो आपके 200 माहिर माशियात किस काम के थे?
तो अगर आप हमें कोई रिलीफ नहीं दे सकते थे आवाम को, तो आपने क्यों लिया ये? सिवाय इससे कि आपको शेरवानी पहनने का शौक था, या लोगों से इंतकाम का शौक था, या किसी के इंतकाम की ख्वाहिश को आपको पूरा करना था। तो आवाम को तो आपने कोई रिलीफ नहीं दिया। अब कब तक आप मलबा दूसरों पे डालते रहेंगे? पहले आपने मलबा डाला, फिर उसके बाद आपने ऑपोजिशन को जेलों में डाला, फिर आपने उन पे मुकदमों के जो जिनकी कोई बुनियाद नहीं है वो मुकदमे खोलने शुरू कर दिए। जब वो भी नहीं हुआ तो आपने गद्दारी के फतवे लगाने शुरू कर दिए। जब गद्दारी के फतवाओं से भी हो गया तो आपने ये भैंस चोरी जैसे इल्जाम में कैप्टन सफदर के ऊपर लगा के उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। पहले ही ऑपोजिशन के इतने लोग कैद हैं, तो इनके कहने को कौन सुनता है? लोग तो इन्हें बुरा कह रहे हैं। आवाम का सर्वे भी हुआ था कि जिसमें हर चौथे आदमी ने इनकी शिकायत की थी। तो ये कहाँ खड़े हैं? इतना ज्यादा इन्होंने कर्जा ले लिया है, 1.1 ट्रिलियन इन्होंने रुपए ज्यादा नोट छापे हैं। तो ये कब तक अपना मलबा दूसरों पे गिराते रहे? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इनको मैं बाहर से, जो बाहर बैठे हुए उनको नहीं आने दूंगा, और जो अंदर बैठे हुए हैं इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। एक आदमी का मसला यही है कि वो वजीर आजम ज़हनी तौर पर बन नहीं सका, सिर्फ समझ रहा है अपने आप को। अगर वो समझ रहा है सिर्फ कि मैं वजीर आजम हूँ और इस पे कुछ है, और डिलीवर कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इंतकाम की आग में जल रहा है, तो फिलोसफर ये कहते हैं अगर हुक्मरान जो है वो इंतकाम की आग में जल रहा है और तो उस वक्त तक नहीं संभल सकता जब मुल्क के साथ अपने आप को भी जलाकर खाकसर नहीं कर लेगा। और इसकी बड़ी रोशन मिसाल ज़ियाउल हक है कि उसने इस कदर इंतकाम लिया कि कुछ डिलीवर नहीं किया, अवाम को दहशत गर्दी और सब कुछ देके गया और आखिर में खुद भी नहीं रहा। तो इमरान खान उसी नक्श कदम पे है। क्या आप समझती हैं कि इमरान खान जो है वो ज़ियाउल हक के दौर की कोई तौसीह है? इमरान खान बिल्कुल अयूब, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ की तौसीह है। इसीलिए इतना मुंतक़े मिजाज हैं और किसी की ना सुनने वाले हैं। आप याद करें कि इन्होंने मुकदमे तो हमारे खुले हुए हैं ना, हम कहीं भाग भी नहीं रहे, लेकिन इनकी तस्कीन नहीं हो रही थी। इन्होंने कहा कि मैं अपने नीचे यूं करके, अभी तो यूं किया है, उस वक्त यूं किया था। 10 एजेंसीज की कमेटी बना रहा हूँ और वो कमेटी जो है वो फाइंड आउट करेगी कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ लगा, क्या हुआ। अब खामोश है। उसने कहा नहीं जी कुछ नहीं हुआ और किसी गलत जगह नहीं लगा। तो अब आप खामोश हो जाए, अदालतों को करने दे। इसके साथ साथ जो है इन्होंने आप ये देखें कि एक इधर ये कहा, दूसरी तरफ जो है आप किसी वजीर आजम के मुंह से ये अच्छा लगता है कि मैं इनके प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं निकालने दूंगा। ये आपका बिजनेस नहीं है, ये स्पीकर का काम है। उसने एक दिन MNA का और दूसरे दिन स्पीकर का हलफ ये कह के उठाया है कि मैं न्यूट्रल रहूंगा। आप उस पर अपनी बात थोप रहे हैं। ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर है तो राइट है मेंबर का। तो इस तरह के आदमी से आप क्या पॉलिटिकल मैच्योरिटी की तवक्को रख सकते हैं? क्या समझ सकते हैं जो अपने टाइगर्स को और इन सब को फजूल आदमी, बिल्कुल रद्दी पार्टी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कहते हैं कि 22 साल की स्ट्रगल और जदोजहद के बाद जो है मैंने इक़्तिदार में आया हूं और अवाम मुझे जानते हैं और मैं अवाम को जानता हूं, और इनका पाला उस आदमी से है जिसने हमेशा मुकाबला किया है। क्या मुकाबला किया? मुझे एक बात बताएं। सब जानते हैं कि किस तरह ऊपर आए। परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारी इनसे जो डील थी वो ये थी कि आपको 40 सीटें देंगे। ये कहते थे कि हमें 100 दो, लेकिन फिर हमने इनकी बात नहीं मानी। फिर आपने देखा इनके पास 1 सीट थी। फिर जनरल पाशा का किरदार, फिर इसमें वो खुद कहते हैं कि एहतिशाम ज़मीर का किरदार, फिर जिस तरह से जो कुछ हुआ, जो इलेक्शन हुए, तो ये है इनकी 22 साल की जद्दोजहद। ये भानुमती का कुंडा बगैर किसी पॉलिसी के हुकूमत चलाना, अगर ये जद्दोजहद है तो इनको मुबारक है। पाकिस्तान के लिए तो ये मुबारक है। शाला साहब ये बताइएगा, ये जो इलेक्शन चुराने के इल्ज़ामात लगते हैं अपोजिशन की जानिब से, कोई भी अपोजिशन हो, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैं रहा हूँ, बहुत अरसे तक देखता रहा हूँ, वो हमेशा हर इलेक्शन में ये इल्ज़ामात लगाती थी कि हमारे जो है ना इलेक्शन चुराए गए हैं। अब भी अपोजिशन ये इलेक्शन चुराने के इल्ज़ामात लगा रही है। इस इलेक्शन की चोरी को रोकने के लिए क्या फार्मूला है आपके पास? अच्छा देखिए, मेरा तो एक ईमान है, मैं अपनी पार्टी की वर्कर हूँ कि इस मुल्क में
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई, और जब वो नहीं हुआ तो फिर ज़बरदस्त बेमानियाँ कर करके सिंध तक महदूद कर दिया, और सिंध में भी हमें जितनी चाहिए वो नहीं मिलती क्योंकि जुर्म चलता है। और एक कोशिश हमने ये की थी कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसके पास वसाइल होने चाहिए, लेकिन जाहिर है कि अभी हमारे यहाँ इतनी मैच्योर पॉलिटिक्स नहीं हुई कि हम एक बेहतर में जा सकें। जद्दोजहद जारी है कुछ पॉलिटिकल माइंडेड लोगों की, लेकिन वक्त लगेगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मोहतरमा शैला रजा से इलेक्शंस के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। हमारी बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा मोहतरमा शैला रजा साहिबा से। शैला रजा साहबा, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन हो रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब वहाँ कैंपेन करने गए हुए हैं और बहुत ज़ोरदार और बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। क्या आप देखती हैं कि वहाँ शफाफ इलेक्शन हो पाएंगे? पिछली दफ़ा तो नहीं हुए थे और आज मेरा ख्याल में गांचे में थे चेयरमैन बिलावल। गांचे का जो रिजल्ट था उसमें इंजीनियर इस्माइल के 30 शायद या 36 बैलेट पोस्टल बैलेट के वोट थे और उनको चैलेंज कर दिया गया था और उन 36 को गिनने में 3.5 साल लगे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं इस तरह के बहुत सारे। दूसरे ये कि वहाँ पे हमें रिलीजन या ये कहते हैं सेक्टेरियन बेसिस पे, जो पता नहीं मैं इसके सही अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ या नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि मजहब की बुनियाद पे जो पार्टीज हैं वहाँ पे वो पहुंच जाती हैं। कोई कहता है ये तीर का निशान उर्मिला का तीर है, और फिर इस तरह से इधर पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध वगैरह में वो पार्टीज जो हैं वो पीटीआई की मुखालफत करती हैं, लेकिन वहाँ जाके इनसे सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर लेती हैं और फिर वहाँ पे जो वफाक की पार्टी होती है वो वफाक की ही हो जाती है। मतलब बलूचिस्तान, वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का एक मसला है कि वफाक की जो हुकूमत होती है वहाँ पे कोशिश की जाती है कि इनकी पार्टी को जिताया जाए, और फिर जब अगली दफ़ा दूसरी पार्टी आए तो एक तलवारें लटकाई जाती हैं। आई एम नॉट हैप्पी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी इलेक्शन चोरी होते हैं और वफाक की पार्टी को जिताया जाता है। शैला साहब, पिछले 5 साल भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में रही है, ये भी अभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत जारी है, उनका 2.5 साल होने वाले हैं, लेकिन अंदरून सिंध भी मसाइल हैं। कराची में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, आए रोज़ बिल्डिंगें गिर जाती हैं, आए रोज़ नए से नए मसाइल हैं। क्या पीपल्स पार्टी ये कराची के मसाइल हल करने में नाकाम नज़र आ रही है? अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है खिदमत में सबसे आगे है। इस वक्त आप स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखें तो आपको 473 के करीब हॉस्पिटल मिलेंगे जो सिंध के सबसे अच्छे हैं। 338 पंजाब में है। चेस्ट पेन यूनिट हो या NICVD हो या किडनी ट्रांसप्लांट हो, ये सब हमने हॉस्पिटल्स कर रखे हैं। जो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उसमें हमारा जो बजट होता है उसमें बड़ा शुरू यहीं से होता है कि इंडस को इतना, SIUT को इतना और इसको इतना, क्योंकि हम समझते हैं कि हम इतना डॉक्टर्स ला सकते हैं ना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो फिर भी हमने सबसे ज़्यादा किया है। साइबर नाइफ एशिया के 17 ममालिक में है, जिसमें से एक हमें और हम एक और लेकर आ रहे हैं। और अगर आप ये सैलाब आया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने पूरे देही सिंध में रोड्स का जाल बिछाया है। कराची में हमने इनको पैसे भी दिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमने बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स किए। अब एक डिजास्टर आया है, 90 साल का रिकॉर्ड टूटा है कराची में बारिश का, और देही सिंध में सैलाब आया है।
देश सिंध की जो सड़कें हैं या जमीन जो है वो सड़क के नीचे से निकल जाती है, उस कराची की सड़क से कई गुना ज्यादा वो कॉस्टली बनती है, क्योंकि उसको उसमें प्लेंथ लेवल डालना पड़ता है। लेकिन जब वो बारिश होती है तो वो नीचे से अगर बहुत ज्यादा बारिश हो तो बह जाता है, तो फिर वो दायरे के देर लगता है। लेकिन अगर हम देखें तो हमने 15 यूनिवर्सिटीज भी दी हैं और हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें जो मसला है इस वक्त ये है कि 229 बिलियन हमें एनएफसी में कम मिले, 8 बिलियन हमारे एफबीआई ने काटे हुए हैं। ये क्वार्टर जो है इसमें हमें 63 बिलियन कम मिले हैं। इसके अलावा जो फेडरल और सूबे की कुछ स्कीम्स होती हैं, जैसे K4 है, S3 है, इस हुकूमत ने 2 साल से उनके पैसे नहीं दिए। इसके अलावा कुछ विफाक की तरक्याती स्कीम्स होती हैं, जैसे नॉर्दर्न बाईपास का एक्सटेंशन है, इंडस कॉलेज का एक्सटेंशन है, एक्सपो सेंटर का एक्सटेंशन है, हैदराबाद कराची से लाहौर तक का मोटरवे पे हैदराबाद सेक्शन के एक्सटेंशन के पैसे थे, वो इन्होंने नहीं दी। वो मंसूबे इन्होंने खत्म कर दिए जो विफाक के सिंध में चल रहे। वो कहते हैं करप्शन की वजह से, वो कहते हैं हम करप्शन की वजह से इनको पैसे नहीं दे रहे, ये तो सारे करप्ट हैं, चोर हैं सारे। उनका हक ही नहीं है ना, उनका हक ही नहीं है ये कहने का। विफाक के जो मंसूबे होते हैं सिर्फ कंकरेंस मांगी जाती है सूबे से और उसके बाद विफाक खुद करता है, तो इन्होंने क्यों बंद किए? वो कहते हैं 18वीं तरमीम जो है वो बहुत बड़ी रुकावट है, वो बहुत बड़े मसाइल पैदा कर रही है, उस पर अपोजिशन पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है 18वीं तरमीम पे। खत्म करके दिखा दें अगर हम कर दें, और कोई सूबे के पैसे रोकने का हक नहीं होता। हम सिर्फ आवाज बुलंद कर रहे हैं। इन्होंने 3 और सूबों के भी पैसे रोके हुए हैं। और ये जो CCI की मीटिंग है जो कि 23 दिसंबर को हुई थी, ये हर 3 महीने के बाद होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और वहां पर भी इसलिए हुई थी कि एक सूबाई इस्तेकाम का बजट होता है, इन्होंने सारे सूबों का रोक लिया था। जब तक हम बोलते रहे नहीं हुई, फिर दूसरे सूबे भी चीखे। तो ये 2 साल से NFC के मद में इन्होंने नया बजट नहीं दिया, और जो पुराने बजट पे पैसे दे रहे हैं उस पे भी नहीं दे रहे। जैसे 229 बिलियन बजट के वक्त कम थे, और नए क्वार्टर में भी 65 बिलियन कम है। तो हम कहाँ से काम करें? फिर भी हम इतना डिलीवर कर रहे हैं जो और सूबे नहीं कर रहे हैं। ये कराची में मर्दमशुमारी के बड़े मसाइल हैं, उस पर बड़े एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, ये जरा बताएंगे हमारे नाज़रीन को कि मर्दमशुमारी के क्या मसाइल हैं वहाँ? इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप इन्फ्लक्स देखें तमाम सूबों से, वो रोज की बुनियाद पे कराची में बढ़ रहा है। बड़ी शेखियां मारी जाती हैं अपने अपने सूबों की, लेकिन वहाँ पे रोजगार पूरे मुल्क को ही नहीं दे सके। आपको पता है 10 लाख से ज्यादा लोग इनके आने से बेरोजगार हुए हैं, जिसको ये कोविड का ब्लैंकेट उड़ाना चाहते हैं। और तो वो रोजाना की बुनियाद पे कराची आते हैं। इसके अलावा मर्दमशुमारी का तरीका ये है कि मैं नहीं कहती, ये MQM के सरदार शाह जो हैं, उन्होंने सैयद सरदार। कराची में मर्दमशुमारी के बहुत मसाइल हैं, मर्दमशुमारी के हवाले से जरा बताएं नाज़रीन को, कराची में क्या मसाइल हैं मर्दमशुमारी के? मर्दमशुमारी के कराची के मसाइल हैं कि देखिए, एक तो कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, और हमारे इस हुकूमत से पहले भी जो इमरान नियाज़ी साहब की है, उससे पहले भी दूसरे सूबों में खातिर खा कोई तरक्की के काम नहीं हो सके। इसके लिए जो गरीब लोग हैं वो रोजाना की बुनियाद पर कराची आते हैं, खासतौर पे पेशावर से, बलोचिस्तान से और सराइकी बेल्ट से। तो कराची एक तरह से सबको भाग रहा है। अब जब वो यहाँ आते हैं तो उनके शनाख्ती कार्ड वहाँ के, लेकिन वो 6-6, 7-7 महीने शुरू में रहते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी फैमिली भी आ जाती है। फैमिली के दूसरे मेंबर आते हैं जो कमाने के काबिल होते हैं, बेचारी खवातीन घरों में काम कर रही होती हैं, मर्द इस तरह से कर रहे होते हैं, तो उन्हें फिर कराची में गिना जाए ना, वो कराची का पानी। शैला रज़ा साहबा, ये बताइएगा, क्या आप जो जलसे करने जा रहे हैं, ये दूसरा तीसरा जलसा अब कोयटे में हो रहा है, क्या इन जलसों से हुकूमत खत्म हो सकेगी? पहले मैं जरा पहली बात कंप्लीट कर लूं, तो हमारी ये डिमांड है कि जब 6-6 महीने से ज्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे, तो आप उन्हें गिनते क्यों नहीं? हमने
और ये सही डिमांड है, लेकिन मुत्तहदा सिर्फ यहाँ बोलती है, वफाक में नहीं बोलती। अब आपने बात की जलसे। जी देखें, हमारे जलसे जो है वो इसमें नहीं है कि वो 4 हल्के जो अभी हुकूमत के पास नहीं है उनको बुनियाद बनाकर वो लंदन कज़न की मदद से जो है वो धरना दे और पता नहीं किसकी मदद से सूबों को दबाव डलवा के खामखा ना होते हुए भी लोग लॉकडाउन करते। हमारे मसले अवाम के मसाइल हैं। हमने ये कहा है कि हुकूमत की मुल्क दुश्मन और अवाम दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ हम इकट्ठे हुए हैं और उसी के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि ये हुकूमत 2 साल में कुछ भी नहीं दे सकी। इसको सब तरफ से बड़ी हिमायत। शैला रज़ा साहबा, ये जरा बताइएगा, FATF पे भी जो है आपने साथ नहीं दिया, आपने NRO मांगा, हुकूमत ने FATF कानून बना लिया, लेकिन हम ग्रे लिस्ट में हैं। कश्मीर पर भी हुकूमत ने बहुत कोशिश की, और इन दोनों सूरत हाल को आप कैसे देखती हैं, FATF और कश्मीर पर हुकूमती पॉलिसी के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जो है वो एक नालायक हुकूमत है, इसलिए कि अगर हमारा पड़ोसी भारत है और हमें भारत की पॉलिटिकल पार्टीज के अज़ाइम नहीं मालूम कि कौन सा पाकिस्तान मुल्क के लिए क्या अज़ाइम रखता है और हम अपने आप को सियासतदान कहें, तो ये बड़े मुज़ाहिका खेज़ बात है। मोदी जो है उसको कौन नहीं जानता। गुजरात के वजीर आला बन के उसने क्या किया, वजीर आजम बन के उसने कश्मीर में मसाइब की इंतहा कर दी, मजालिम की, और उसके बाद अब दूसरा जब उसका इलेक्शन है तो आप कह रहे हैं कि जब वो जीत जाएगा तो मैं उससे कश्मीर के लिए बात करूंगा। तो फिर आपकी ज़हनी कैफियत पे तो शक नहीं, यकीन करना चाहिए कि आप ना सियासी हैं ना वजीर आजम के लायक हैं। और आप ही के ज़माने में हमारी कश्मीर पे जो है वो सियासत का बयानिया इतना कमज़ोर हुआ कि उससे फ़ायदा उठाकर उन्होंने उसको जो उसकी इनफरादी हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया। वरना जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब एटॉमिक पावर बनाया था इस मुल्क को, तो उसमें नियत ही यही थी कि हम जो है ताकत का जो तवाज़ुन है उसको तवाज़ुन में लाएं, और जब हम उनसे बात करें तो हम भी एक एटॉमिक पावर हो, हम उनसे नजर झुका के बात न करें। आज तक उसके बाद हम पे भारत हमला नहीं कर सका, लेकिन आपकी बेवकूफाना सोच की वजह से ये हुआ कि आज उन्होंने कश्मीर की जो आईनी हैसियत है उसको खत्म करके उसको भारत में शामिल कर लिया। इसके साथ साथ जो है FATF की आड़ में आपने जो उनके लोग बैठे हैं और वो ये चाहते हैं, आपने इंतकामी अपनी जो सल्हियत है, जो आपकी एक जिबिल्लत है, उसको परवान चढ़ा के आपने नैब जो कि खुद एक पाकिस्तान के आईन से मुतासादिम कानून है, आपने उससे भी साथ कानून बनाकर ऑपोजिशन के दावे उन्हें अटकाए, लेकिन FATF से आप बाहर ना निकल सकते। बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहबा। नाजरीन, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ सज्जाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।